हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम जावा के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे, जिसमें जानेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स, स्विच और जंप स्टेटमेंट जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ये कैसे काम करते हैं। ये स्टेटमेंट जावा में प्रोग्राम का डायरेक्शन कंट्रोल करने के काम में करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि ऑपरेटर क्या होते हैं, तो जिन भी लोगों ने अभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी एक बार वो देख लो। इससे आपके ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी इशू हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वो होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जावा प्रोग्राम में कौन सा कोड कब और कैसे चलेगा। मतलब जावा में कोड हमेशा ऊपर से नीचे नहीं चलता, कभी कभी हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो बदलना पड़ता है। ये 3 तरह से पॉसिबल होता है। पहला, डिसीजन लेकर, मतलब प्रोग्राम में डिसीजन के बिहाफ पर पर्टिकुलर ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट कराकर एग्जीक्यूशन का फ्लो चेंज कर सकते हैं, या कोई काम बार बार रिपीट करा के भी हम एग्जीक्यूशन का फ्लो बदल सकते हैं, या कोड को बीच में ही एग्जिट या स्किप करके एग्जीक्यूशन का फ्लो बदल सकते हैं। मतलब इन्हीं सब कामों के लिए जावा में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो इसको ऐसे समझिए कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह होते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल ये बताते हैं कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ से वापस जाना है, इसी तरह से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी ये बताता है कि कोड को कहाँ रुकना है, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से वापस जाना है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कंट्रोल करता है, मतलब ये फ्लो को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट 3 तरह का होता है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जैसे इसमें आता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ और स्विच। इन स्टेटमेंट में कंडीशन चेक होती है और उसके बिहाफ पे कोड को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल ये चीज़ें पढ़ेंगे। इनका काम होता है किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार चलाना। फिर है हमारा जंप स्टेटमेंट। इनमें ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है। जंप स्टेटमेंट्स का यूज प्रोग्राम के फ्लो को जंप कराने के लिए किया जाता है। जैसे कोई लूप चल रहा है उसको बीच में ही स्किप करना या लूप को बीच में ही बंद कर देना, इस तरीके के काम जंप स्टेटमेंट के थ्रू किए जाते हैं। तो अब सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को डिटेल में समझते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा इफ स्टेटमेंट। ये जावा का सबसे बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसको ऐसे समझिए कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो हम डिसीजन लेते हैं कि अगर बारिश हो रही होगी बाहर तो हम छाता लेके निकलेंगे, नहीं तो छाता लेके नहीं निकलेंगे। तो इसी तरह का काम कुछ इफ स्टेटमेंट के थ्रू भी होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, वरना छोड़ दो। तो इस तरह के कंडीशन हम जावा में लगाते हैं। जावा में इफ स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक कंडीशन को चेक करना होता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है एज, जिसकी वैल्यू मैंने 20 असाइन की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा है और ये चेक कर रहा है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मतलब अगर एज 18 से बड़ा है या बराबर है तो ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाए। तो इसको हम रन करते हैं तो ये लाइन प्रिंट हो गई, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो इफ स्टेटमेंट होता है ये काम कैसे करता है। यहाँ पे इफ लगा देते हैं और इसके अंदर हम देते हैं एक कंडीशन, और इसके ट्रू होने पर ही इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये कर्ली ब्रेसेस जरूर लगाना है। अगर आप ये कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हो तो सिर्फ अगली लाइन ही इफ ब्लॉक का हिस्सा मानी जाएगी, बाकी की लाइन इफ ब्लॉक के बाहर की मानी जाएंगी। इसलिए आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। अब नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स। इफ एल्स को आप ऐसे समझिए, अगर लाइफ में प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी होता है। बस जावा में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब इफ वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता, मतलब इफ कंडीशन फेल हो जाती है, तब एल्स काम में आता है। इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल तब होता है जब हमें 2 अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करना होता है, एक ट्रू के लिए और दूसरी फॉल्स के लिए। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं।
अब यहाँ देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर जिसमें 5 असाइन किया है। अब यहाँ पे मैं इफ़ और एल्स दोनों का यूज कर रहा हूँ। तो इफ़ स्टेटमेंट में एक कंडीशन है नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये इक्वलिटी ऑपरेटर है और ये मॉड्यूलर ऑपरेटर है। तो ये लाइन जिसे समझ में नहीं आ रही है तो उसको पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए जिसमें मैंने ऑपरेटर को बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो एक बार अगर आप ऑपरेटर लेक्चर देख लेते हो तो आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मॉड्यूलर है ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि जो राइट में वैल्यू है और जो लेफ्ट में वैल्यू है दोनों सेम है या नहीं है। नंबर वेरिएबल में हमने 5 असाइन किया था, तो जब हम इसमें मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये हमको 1 रिटर्न करेगा। इसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो नंबर इवन है, नहीं तो नंबर ऑड है। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई इवन नंबर प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑड नंबर प्रिंट होगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये प्रिंट हो गया ऑड नंबर। इस तरह से काम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ। तो इसको आप ऐसे समझो कि कभी कभी लाइफ में एक ही कंडीशन काफ़ी नहीं होती। जैसे पहले चेक करना होता है कि एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट बैठा है या नहीं बैठा है, फिर चेक करते हैं कि अगर बैठा है तो पास हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे ही जावा में जब हमें एक से ज़्यादा लेवल की कंडीशन चेक करनी होती है तब हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। मतलब जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट होता है तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब इस कोड को देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड 1234। अब हम इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि यूजर नेम इक्वल है एडमिन के। तो ये एक प्रीडिफाइंड मेथड है जो चेक करता है कि ये स्ट्रिंग और यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी है दोनों सेम है या नहीं है। तो इसके अंदर वाला इफ चेक होगा, अंदर चेक हो रहा है कि पासवर्ड डॉट इक्वल टू 1234, मतलब जो पासवर्ड की वैल्यू है 1234 है या नहीं है। तो 1234 ही है। तो ये इफ भी चेक हो गया, मतलब ट्रू रिटर्न किया। और जब ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर का ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। जो ये सेकेंड लेवल इफ है ये अगर फॉल्स हो जाता है तो ये वाला एल्स स्टेटमेंट चलेगा, और अगर पहले लेवल का ही इफ फॉल्स हो जाता है तो हमारा ये वाला एल्स चलेगा। तो ये होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, मतलब लेवल वाइज इफ होते हैं। एक ये हमारा फर्स्ट लेवल इफ, फिर ये सेकंड लेवल इफ। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये आ गया लॉगिन सक्सेसफुली, क्योंकि जो हमारा पहले लेवल का इफ है ये ट्रू हो गया था, जिसकी वजह से हमारा सेकंड लेवल का इफ चेक हुआ था। तो सेकंड लेवल का इफ भी ट्रू हो गया था, इसकी वजह से इसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से काम करता है नेस्टेड इफ। आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो पहले गेट पे चेक होगा कि आपके पास इनविटेशन कार्ड है या नहीं है। अगर इनविटेशन कार्ड नहीं है तो आपको बाहर से ही गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। मान लो आपके पास इनविटेशन कार्ड है तो आपको उसके अंदर भेज दिया जाएगा, और उसके अंदर फिर से कोई कंडीशन है, मतलब फिर से कोई गेट है जहाँ पे गार्ड चेक कर रहा है कि आपने जो ड्रेस पहनी है वो ड्रेस कोड को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रही है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न है, अगर कर रही है तो आप पार्टी में शामिल हो सकते हो। तो इसी तरीका कुछ होता है जावा के अंदर भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एल्स इफ लैडर। तो इसके लिए ऐसे सोचिए जैसे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे अगर नंबर 90 के ऊपर है तो 1+ ग्रेड है, 80 के ऊपर है तो A ग्रेड है, 70 के ऊपर है तो B ग्रेड है। इस तरह की सिचुएशन में हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ लैडर का। जब हमें एक के बाद एक मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो और हर कंडीशन पर अलग आउटपुट चाहिए तब हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ लैडर का। ये एक तरह का चेन होता है जहाँ कई इफ और एल्स इफ ब्लॉक होते हैं। जैसे ही कोई एक कंडीशन ट्रू होती है वहीं पर लैडर रुक जाता है और बाकी ब्लॉक स्किप हो जाते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स जिसमें 75 असाइन किया है। अब यहाँ पे मैं इफ एल्स इफ लैडर का यूज कर रहा हूँ, मतलब सबसे पहले मैंने इफ यूज किया और इसमें मैंने कंडीशन दी है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90।
इसका मतलब अगर जो मार्क्स हैं वो 90 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए ग्रेड A+। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा चलेगा एल्स इफ। और यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, मतलब जो मार्क्स है वो 75 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ग्रेड A। अगर ये भी हमारी ट्रू नहीं होती तो हमारा ये इफ एल्स चलेगा और ये चेक करेगा कि जो मार्क्स है वो 60 से ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा है तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमारा ये भी ट्रू नहीं होता तो इसके नीचे वाला एल्स इफ चलेगा जो चेक कर रहा है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो 40 से ज़्यादा हैं। अगर 40 से ज़्यादा हैं तो हमारा ग्रेड C प्रिंट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट में एल्स ब्लॉक चल जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा फेल। तो एक बार इसको हम रन करते हैं। ये हमारा ग्रेड A, क्योंकि ये जो नंबर है 75 है और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि मार्क्स अगर 75 से ज़्यादा है या बराबर है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए ग्रेड A। तो ग्रेड A हमारा प्रिंट हो गया। बट अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके 10 कर देते हैं और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये आ गया फेल, क्योंकि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो लास्ट में एल्स कंडीशन चलेगी और इसके अंदर है फेल। इस तरीके से काम करता है इफ एल्स इफ लैडर। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी जावा का एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी वेरिएबल के मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू को चेक करना होता है। ये इफ एल्स इफ लैडर का ही एक इजी और रीडेबल अल्टरनेटिव है। इसका यूज खासकर तब करना चाहिए जब बहुत सारी स्टेटमेंट हो आपके पास। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले रखा है डे, जिसमें मैंने 3 असाइन किया है। अब मैं स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है। जो एक्सप्रेशन है वो वैल्यू होनी चाहिए। तो डे मतलब मैंने इस 3 को यहाँ पे रखा है और फिर मैं यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3 इस तरीके से केसेस यूज कर रहा हूँ। तो लिखने का सिंटैक्स यही है। सबसे पहले केस 1 लिखेंगे और उसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे, फिर केस 2, फिर स्टेटमेंट और फिर ब्रेक, केस 3। इस तरीके से हम हर स्टेटमेंट में ब्रेक देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम रन करते हैं इसको, तो आउटपुट में आ गया वेडनेसडे। अब यहाँ पे केस 3 देखिए, तो 3 क्या है, 3 ही हमारी डेट की वैल्यू थी। तो केस 3 सेटिस्फाइड हो गया और इसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चला। ब्रेक की वजह से आगे के केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे और ये इस स्विच स्टेटमेंट को बंद कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ की पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक्सप्रेशन कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, स्ट्रिंग या एनम टाइप का हो सकता है। केस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हो तो मान लो कोई केस सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर भी जो नेक्स्ट केस है उसको भी ये चेक करेगा। अगर ट्रू होता है तो उसके अंदर की भी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ट्रू नहीं होता है तो उसके बाद फिर से वो जितने भी नीचे के केसेस हैं सबको चेक करता हुआ नीचे तक जाएगा और लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट केस होता है उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम हर एक स्टेटमेंट में, हर एक केस के लास्ट में ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है इसका काम होता है कि अगर ऊपर के कोई भी केस मैच नहीं करते हैं तो लास्ट में ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से काम करता है स्विच। अब हम बात करते हैं जंप स्टेटमेंट की। कभी कभी कोडिंग करते हुए ऐसा होता है कि लूप को बीच में ही रोकना पड़ता है, या फिर किसी एक इटरेशन को बीच में स्किप करना होता है, या फिर मेथड को बीच में ही ख़त्म करना होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जंप स्टेटमेंट के थ्रू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जंप स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं। ब्रेक, तो ब्रेक का यूज करके हम लूप से बाहर निकल आते हैं। कंटिन्यू, तो कंटिन्यू किसी भी एक इटरेशन को स्किप करने के लिए होता है। और रिटर्न का यूज मेथड का एग्जीक्यूशन रोक के उससे बाहर निकलने के लिए किया जाता है। तो इनको एक एक करके डिटेल में भी समझते हैं। सबसे पहले है ब्रेक, एग्जिट फ्रॉम लूप और स्विच प्रीमेच्योरली। मतलब ब्रेक का यूज किसी लूप या स्विच को बीच में ही टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है।
जैसे ही ब्रेक चलता है कंट्रोल उस लूप या स्विच के बाहर आ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट के एग्जांपल का कोड है। यहाँ पे भी हमने ब्रेक का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई केस सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है ये स्विच को बंद कर देता है और कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाता है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। तो इधर देखिए, ये फॉर लूप चल रहा है और यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन के अंदर इस ब्रेक को लिखा हुआ है। और यहाँ पे जितनी बार भी लूप चलेगा ये हर बार एक एक इंक्रीज होगा। तो जैसे ही इफ के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, लूप चला, 1 आया तो 1 भी प्रिंट हो गया, यहाँ आई बार बार प्रिंट हो रहा है। जब 5वीं बार ये लूप चलेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा और ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू का यूज तब होता है जब आप लूप की करंट इटरेशन को स्किप करना चाहते हैं और लूप को नेक्स्ट इटरेशन में कंटिन्यू कराना चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, पहले मैं इसको रन करता हूँ फिर समझाता हूँ। ये प्रिंट हुआ 1 2 4 5। अब देखिए यहाँ पे 3 मिस है, तो वो क्यों मिस है यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, ये लूप चल रहा है, ये टोटल 5 बार चलेगा। ये लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो इफ चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, तो यहाँ पे इस बार कंडीशन ट्रू हो जाती है और इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू उस इटरेशन को स्किप कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर देता है। तो जैसे कंटिन्यू मिला तो उसने दोबारा से फिर यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी और यहाँ से फिर से कंडीशन चेक हुई और फिर ये लाइन प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से काम करता है कंटिन्यू। ये किसी पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देता है। यहाँ पे इसने स्किप कर दिया 3 को। नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न का यूज किसी मेथड को टर्मिनेट करने के लिए होता है और टर्मिनेट करने के बाद जो भी कॉलर होता है उसको वैल्यू वापस भेजने का काम करता है। कॉलर क्या होता है, कॉलर वो होता है जो उस मेथड को कॉल कर रहा होता है। कहीं ना कहीं से वो मेथड कॉल हुआ होता है, तो मेथड के अंदर जो रिटर्न कीवर्ड यूज होता है वो उस कॉलर को कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करके दे देता है। अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं तो आप बिना वैल्यू के भी इसको रिटर्न कर सकते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा कोड है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है। यहाँ पे है बिफोर रिटर्निंग। उसके बाद हम एक मेथड को कॉल करा रहे हैं, टेस्ट मेथड। तो टेस्ट मेथड हमारा कहाँ है, टेस्ट मेथड ये है। ये सारी चीज़ें मैं मेथड वाले लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ, तो जिसको भी ये समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें वो जाके एक बार मेथड लेक्चर को देखे। उसमें मैंने बताया कि जावा मेथड कैसे काम करता है, कितने तरीके के होते हैं, उसमें जो रिटर्न कीवर्ड यूज होता है क्यों होता है, और मेथड में हम पैरामीटर कैसे देते हैं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई हैं। तो एक बार उसको देखने के बाद फिर से ये कंटिन्यू करोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस टेस्ट मेथड को कॉल करा रहे हैं यहाँ से। ये एक स्टैटिक मेथड है, इस वजह से हमने यहाँ पे इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, इसको डायरेक्ट ही कॉल कर रहे हैं हम। अब इस मेथड में देखिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा है और बाद में रिटर्न भी लगा रखा है, और ये रिटर्न कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि इस मेथड में वॉइड रिटर्न टाइप का यूज हुआ है। इसका मतलब है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गया बिफोर एग्जीक्यूशन। उसके बाद टेस्ट मेथड कॉल हुआ था, तो जैसे ही कॉल हुआ तो कंट्रोलर हमारा यहाँ पे आया और इस टेस्ट मेथड को कॉल कर दिया। तो इसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इनसाइड टेस्ट मेथड। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड दोबारा से वैल्यू को वहाँ रिटर्न करता है जहाँ से कॉल हुआ होता है, कॉलर। तो ये है हमारा कॉलर, बट ये रिटर्न कीवर्ड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि इस मेथड का रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। तो इसका मतलब है ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बट कंट्रोलर दोबारा वहीं पहुंचेगा जहाँ से मेथड कॉल हुआ है। तो मेथड यहाँ से कॉल हुआ था तो दोबारा से यहीं कंट्रोलर आएगा और इसके बाद की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी।
तो इसके बाद की लाइन है आफ्टर रिटर्न, तो आफ्टर रिटर्न प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। जब आपको किसी एग्जैक्ट वैल्यू को चेक करना हो, जैसे मेनू ऑप्शन, किसी डे का नंबर, मतलब अगर नंबर को आप 1 2 3 मानते हो तो वो हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इस तरीके से आपके पास अगर एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आप मल्टीपल इफ एल्स की जगह स्विच स्टेटमेंट का यूज करिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें कोड ज़्यादा रीडेबल और एफिशिएंट होता है। दूसरा पॉइंट है, अगर आप बहुत सारे इफ के अंदर इफ लिखते हो, ऐसे कोड को पार्ट वाइज पार्ट तोड़ के अलग अलग मेथड के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जावा के स्विच केस में अगर आप ब्रेक यूज नहीं करते तो एक केस मैच होने के बाद भी बाकी केस को चेक करता है और इस कंडीशन को कहते हैं फॉल थ्रू। इसको अवॉइड करने के लिए आपको ब्रेक का यूज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको किसी रेंज जैसे 70 से 90 के बीच कुछ ऐसा चेक करना है या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगानी है, तो ऐसी जगह स्विच यूज नहीं होगा। ऐसी जगह इफ एल्स का यूज करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करें, कोड को बहुत ही रीडेबल और क्लीन रखें, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी डेवलपर उसको आसानी से समझ सके। तो ये था डिसीजन मेकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, जिनका यूज करके आप प्रोग्राम के अंदर किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी भी कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।